collision. Just here, collision. It's a very important topic for all the examinations. Collision means आपको मालूम collision को दिया, there are three types basically. There are three types. Okay. Number one, elastic collision. Elastic collision. Second one is inelastic collision. And the third one is perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. Is it clear? ये प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रिमेंबर दिस वन फॉर जेईई एग्जाम्स. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आपको मालूम है कोई भी कोलिजन होता है, टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो जस्ट हियर एक लॉ होता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये हमने लोअर स्टैंडर्ड में 9 में पढ़ा होगा शायद. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इनफैक्ट लीनियर मोमेंटम सीबीएसई के बच्चे होंगे, उन्होंने भी पढ़ा होगा 9th में, और मुझे मालूम है स्टेट बोर्ड के बच्चों ने भी पढ़ा. नई बुक में तो है फिलहाल. ठीक है. ओके. ये स्टेटमेंट क्या है? जैसे इफ एक्सटर्नल फोर्स का स्टेटमेंट लॉ है. रिमेंबर, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो. इफ एक्सटर्नल फोर्स, कंडीशन ये है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, then total linear momentum of system is conserved. Then total linear momentum of system is conserved. Linear momentum of system is conserved. Conserved का मतलब होता है कांस्टेंट. ठीक है. टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है. आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए. वैसे किया हुआ है, फिर भी मैं दोबारा करा देता हूं. छोटा सा डेरिवेशन है इसमें. जैसे लेट्स से देयर इज अ प्रूफ हियर. मतलब ये, लेट मी राइट द स्टेटमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. एक्चुअली क्या है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन टोटल लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट मतलब कंजर्व्ड. ये लॉ है. इज इट क्लियर? नाउ द प्रूफ ऑफ दिस लॉ इज दिस हियर. लेट्स से आई एम टेकिंग टू बॉडीज. लेट्स से one body having mass m1, velocity u1, another body mass is m2, velocity is u2. Let's say these two bodies collide for a very small time dt. Let's say बहुत छोटे टाइम के लिए वो कोलाइड कर रहा है. ठीक है. तो लेट्स से these are colliding, दोनों कोलाइड करती है जैसे ये. तो they will apply action reaction on each other. ठीक है. And after collision, just action reaction on each other. This is m1, this is m2, f21, and this is f12. फर्स्ट डिजिट 2-1 या 1-2, 2-1-1-2. फर्स्ट डिजिट क्या बता रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन विच बॉडी. और जो सेकंड डिजिट है वो बताता है फोर्स अप्लाइड बाय हूम. कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है. उसके बाद दोनों फिर से सेपरेट हो जाते हैं. देयर इज नो चेंज इन मासेस. मासेस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. हाँ, वेलोसिटीज बदल जाती हैं. उनकी वेलोसिटीज हो जाती हैं v1 एंड v2, एंड मासेस तुम्हारा मासेस आर रिमेन सेम, दैट इज m1 एंड m2. तो बिफोर कोलिजन द थ्री पिक्चर्स. बिफोर कोलिजन, दिस इज पिक्चर ऑफ बिफोर कोलिजन. ओके, आई एम टेकिंग वेक्टर साइन. वेक्टर साइन मतलब u1 u2 के ऊपर वेक्टर साइन लगा रखा है. मतलब वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी टकरा सकते हैं. सेम डायरेक्शन में कैसे टकराएंगे? जो आगे जा रहा है वो थोड़ा स्लो जा रहा है, और जो पीछे जा रहा है, जो फास्ट आ रहा है, तो वो उसके हिट कर सकता है. अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो भी टकरा सकते हैं. आमने सामने की टक्कर हो सकती है. तो मैंने वेक्टर साइन लगा दिया. न्यूमेरिकल में आपको देखना पड़ेगा कि आपको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा. ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे साइन कन्वेंशन यूज करते हैं. ये क्या है? कोलिजन
फॉर टाइम डेल्टा टी, छोटा सा टाइम ले लेते हैं, और ये पिक्चर है आफ्टर कोलिजन की। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ आफ्टर कोलिजन। लेट मी टेक पहले मैं प्रूव कर लेता हूँ, उसके बाद कॉपी करना, ठीक है? ओके, जैसे टोटल मोमेंटम इनिशियल, इनिशियल मतलब कोलिजन से पहले, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। फिर आता है फाइनल मोमेंटम, मतलब कोलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम, तो m1 v1 प्लस m2 v2, तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम, कोलिजन के बाद का मोमेंटम। ओके, व्हाट इज F12 स्टैंड्स फॉर? फोर्स एक्टिंग ऑन m1 बाय m2, और F21 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन m2 बाय m1। तो इसमें दो डिजिट है, पहला डिजिट बताता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन विच बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन विच बॉडी। दूसरा क्या बताता है कि जैसे फोर्स अप्लाइड बाय होम, कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, बाय होम, ठीक है? अच्छा, ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के समय आते हैं, ड्यूरिंग कोलिजन एक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू माइनस एक्शन, रिएक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तुम किसी को हिट करोगे तो तुमको भी तो चोट लगेगा, ठीक है? तो दोनों एक्शन रिएक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो टेक किसी को भी एक्शन ले लो, दूसरे को रिएक्शन ले लेते हैं। तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, कोई भी एक्शन ले लो, कोई भी रिएक्शन ले लो, फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल बट डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट। यस, यूज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यूज दिस फॉर्मूला फॉर फोर्स, पुट इट हियर, पहले 1 के लिए रखेंगे, फिर 2 के लिए रखेंगे, एक्शन रिएक्शन, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, तो 1 के लिए रखते हैं, तो m1 v1 माइनस u1 अपॉन डेल्टा टी, टाइम रख दिया, दैट इज माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा टी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ओपन द ब्रैकेट पार्ट, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2, ठीक है? इसको इधर ले आओ, m1 v1 प्लस m2 v2, इसको राइट तरफ ले जाएंगे, प्लस m1 u1 प्लस m2 u2। जैसी जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो फाइनल आ रहा है, और जो राइट हैंड साइड आ रहा है वो इनिशियल आ रहा है। तो ये प्रूव हो गया कि जितना मोमेंटम पहले होता है उतना मोमेंटम बाद में भी होता है। तो ये हो गया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया, टोटल मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम इनिशियल। Is it clear? This is a proof, or this is valid for any number of colliding bodies. For any number of colliding bodies, total momentum is always conserved, constant. Is it clear? Now, you got this derivation, copy down this derivation.
तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है यार ना, ये नहीं कि सिर्फ फिजिक्स में एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल इन केमिस्ट्री, इट इज एप्लीकेबल इन बायो, एवरीवेयर, मैथ्स में भी एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल। ये यूनिवर्सल लॉ होता है मतलब। अब यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब आइसोलेटेड अगर हम अज्यूम करें किसी सिस्टम को, तो फिर इसका टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने डिराइव किया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह निगलेक्ट कर दिया, आपको ग्रेविटी वगैरह भी तो होना चाहिए ना, वो सब निगलेक्ट कर दिया। तो बाहर के फोर्स को सब निगलेक्ट करने के बाद मैंने प्रूव किया कि टोटल मोमेंटम इनिशियल इज टोटल मोमेंटम फाइनल। सर ऑफ एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल, मतलब एफ एक्सटर्नल मतलब फोर्स एक्सटर्नल। तो ये लॉ का वैलिड, ये लॉ की वैलिडिटी की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, मतलब जो भी फोर्स है आप कंसिडर कर रहे हो ना, डोंट कंसिडर एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो मैंने उसको स्टेटमेंट लिखा है, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर हम बाहर के सारे फोर्स को निगलेक्ट कर दे और एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंसिडर करें, तो टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा उसका। आई एम कमिंग टू एग्जांपल, मैं एग्जांपल में आऊंगा, जस्ट कंप्लीट इट फर्स्ट। Sir, please scroll them. सर थोड़ा सा ऊपर लो। Done, sir.
सर थोड़ा ऊपर लो ना। So please scroll down. डन सर, स्क्रॉल डाउन। Now, there are various examples are there. I am taking two very basic examples. Very basic example basically. Here's boys and girls. Just here. I'm taking one example. ये एक्चुअली मैंने गन को रेस्ट पे लिया है क्योंकि जब न्यूमेरिकल आया तो फर्स्ट टाइम तो इसी पे आया था। तो लेट्स से टोटल इनिशियल मोमेंटम इज, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है रेस्ट पे है, सो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज जीरो। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया, ठीक है। अब ना बुलेट इज फायर्ड, वो बुलेट को फायर किया, ठीक है। और बुलेट को फायर करेंगे तो व्हाट विल हैपन, एक्शन रिएक्शन होगा। बुलेट राइट की तरफ जाएगा, गन रिकॉइल करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो लेट्स से दिस इज मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड दिस इज मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायरिंग। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर बिफोर फायरिंग मोमेंटम जीरो है तो आफ्टर फायरिंग मोमेंटम बिकम आल्सो जीरो, तो ये भी जीरो होना चाहिए। जीरो कैसे होता है, फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ गन, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, दे विल कैंसल। ये गन है और ये क्या है, बुलेट, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सो नेट मोमेंटम जीरो हो जाता है। द मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्योंकि पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो होना पड़ेगा। सॉरी, इसका मतलब मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दैट्स व्हाई दे कैंसल। ना मैग्नीट्यूड वाइज, बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो दे आर इक्वल, दैट्स व्हाई दे कैंसल ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज दे आर इक्वल। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये फॉर्मूला होता है, इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है पहले से, ठीक है।
तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन वन साइड पे रखते हैं और मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट को अदर साइड पे रखते हैं, ठीक है, और इस तरह से हो जाता है। वैसे वेलोसिटी ऑफ गन को रिकॉइल वेलोसिटी भी बोलते हैं, और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट को मजल वेलोसिटी भी बोलते हैं, मजल मतलब एवरेज वेलोसिटी, इसको मजल वेलोसिटी भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। पहले वाला कॉपी कर लिया तुमने? हाँ, ड्यूरिंग तो ये पहले वाला प्रूफ एवरीबॉडी कॉपीड ना? Yes, sir. हाँ चलो, फिर ये एग्जांपल कॉपी कर लो। एक्चुअली गन को पहले हमने रेस्ट पे ले लिया, जरूरी नहीं रेस्ट पे होगा, बस ये ध्यान रखना कि जितना मोमेंटम पहले होगा उतना मोमेंटम बाद में होगा। मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि लॉ है वो। सर मजल मतलब एवरेज ना? एवरेज, एवरेज मजल का मतलब एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि जब बुलेट बाहर निकलता है ना तो उसकी वेलोसिटी एवरी सेकंड चेंज होती है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो हमने एवरेज ले लिया उसको, क्योंकि बच्चे क्या बोलेंगे कि अगर बाहर निकलेगा तो वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो एवरेज ले लिया उसको। डन सर। ओके, एक और जो प्रॉब्लम आप लोग की जेईई मेंस वगैरह में आता है बेसिकली, अच्छा मैं इनिशियल रेस्ट पे ले रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि इनिशियल हमेशा रेस्ट पे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है ये तो नो। ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोई पार्टिकल जा रहा है वो एक्सप्लोड हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, उसके बहुत सारे फ्रैगमेंट पीसेस हो जाते हैं, वो सब अलग अलग डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी या दूसरे पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी, ये सब प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे? इसके लिए सेम कॉन्सेप्ट, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट कि अगर मैं ले रहा हूं एक्सप्लोजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब ले लेते हैं चलो, लेकिन वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। नो, अगर सपोज कर लो ये बॉम्ब है, लुक हियर, और जैसे ये बॉम्ब है लेट्स से, और ये बिफोर एक्सप्लोजन रेस्ट पे, लेकिन जरूरी नहीं रेस्ट पे हमेशा रहेगा, बिफोर एक्सप्लोजन वो रेस्ट पे, लेट्स से एक्सप्लोजन वो रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम भी इनिशियल 0 हो जाएगा, इनिशियल विल बी 0। मैंने अज्यूम किया बेटा रेस्ट पे, हमेशा रेस्ट पे नहीं रहेगा न्यूमेरिकल में, याद रखना। सपोज एक्सप्लोजन हैपेंस, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं, फ्लाई करते हैं, तो लेट्स से वन पार्ट वो इस डायरेक्शन में जाता है, जो दूसरा पार्ट है वो सपोज कर लो वो, एक सेकेंड, जस्ट सी व्हाई ड्राइंग, जस्ट सी लाइक दिस वे, वन पार्ट सपोज कर लो राइट की तरफ जाता है, अदर पार्ट सपोज कर लो वो इस डायरेक्शन में जाता है, लुक हियर, वो इस डायरेक्शन में जाता है, थर्ड पार्ट लेट्स से थर्ड पार्ट वो इस डायरेक्शन में जाता है, लाइक दिस वे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3, इसकी वेलोसिटी लेट्स से V1, इसकी वेलोसिटी लेट्स से V2, इसकी वेलोसिटी लेट्स से V3, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा P1, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा, रिमेंबर तीनों का मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में आएगा। लेकिन पहले मोमेंटम 0 था ना, तो न्यूमेरिकल में आप क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम को भी 0 ही करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम आल्सो बिकम 0, तो आप क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम 0 मतलब तीनों का मोमेंटम ऐड करके 0 कर देंगे, तो मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3, आप इसको 0 करेंगे और जो फाइंड आउट करना हो कर लेंगे, जैसे M1 V1 प्लस M2 V2, डायरेक्शन के साथ रखना पड़ता है, याद रखना, प्लस M3 V3, उसके बाद ये 0 आएगा।
तो अगर क्या होता है कि न्यूमेरिकल में आता है कि सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट है वो एक्सप्लोड कर रहा है, मूव कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसका मोमेंटम पहले वाला निकाल लिया आपने, फिर एक्सप्लोजन के बाद वाले सारे मोमेंटम निकाल लिए, दोनों को इक्वल कर दिया, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल कर दिया। तो अगर v1 या v2 या v3 जो भी या m1 m2 जो भी फाइंड आउट करना होगा मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल करके हमें जो भी फाइंड आउट करना होता है कर लेते हैं उसको। कॉम्पिटेंस सेकंड एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत बार आए हैं। ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो सडनली एक्सप्लोड कर गया, वन पार्ट इधर गया, दूसरा पार्ट इधर गया, थर्ड पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तो मोमेंटम को कंजर्व करके ही हम कैलकुलेट करते हैं। सर अगर रेस्ट पे नहीं होगा तो? तो आपको वही करना पड़ेगा। अगर एस पे नहीं होगा तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना, जितना मोमेंटम इनिशियल है उतना मोमेंटम फाइनल ले लेना। फाइनल में ये रह जाएगा, इनिशियल में m इंटू वी कर लेना, फाइनल में कर लेना m1 v1 प्लस m2 v2 जो भी होगा कर लेना। दोनों मोमेंटम को इक्वल करके ही आप कर सकते हैं। तो पहले का मोमेंटम निकाल लेना, फिर बाद का निकाल लेना टोटल, और सबको दोनों को इक्वल कर देना। ओके सर। वैसे वो रेस्ट पे नहीं देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर न्यूमेरिकल देगा तो वो पहले मूव कर रहा होगा, तो पहले का मेजर मोमेंटम निकाल लेना तुम लोग। Done, sir. नो, अब जरा अपने कोलिजन पे आ जाए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल करोगे तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन इट इज। ये तो जनरल लॉ हो गया कि टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टोटल मोमेंटम फाइनल विद वेक्टर साइन। ये वेक्टर क्यों लगा रहे हैं, क्या जरूरी है वेक्टर लगाने का? मतलब आपको साइन लेना पड़ेगा। सपोज कर लो अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो उनको उनकी वेलोसिटी को आप प्लस में लेंगे, अगर वेलोसिटी राइट की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी को प्लस में लेंगे। लेकिन अगर एक राइट जा रहा है दूसरा लेफ्ट जा रहा है तो एक की वेलोसिटी प्लस होनी चाहिए, फिर दूसरे की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? माइनस। उस पर डिपेंड करता है वैसे। तो आपको वहां पे साइन प्रॉपर देखने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नो जस्ट वेट, मैं आता हूँ प्रॉब्लम पे, जस्ट थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ तभी हो पाएगा प्रॉब्लम। जस्ट वेट। तो ये हो गया तुम्हारा लॉ ना, तो हमने लॉ कंप्लीट किया। अब टाइप्स ऑफ कोलिजन पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉलम्स बना लेते हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। एक कॉलम हम लोग रख लेते हैं इलास्टिक के लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए, दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, और थर्ड रख लेंगे हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए। ठीक है, थर्ड हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, ओके। नाउ तो फर्स्ट हो गया तुम्हारा इलास्टिक कोलिजन। अब आपको जज भी करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा वो मेंशन कर दे, कभी कभी मेंशन नहीं भी करते हैं। स्टूडेंट को डेटास को देख के समझना पड़ता है कौन सा कोलिजन है ये। ठीक है, ये इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक कोलिजन। ये है तुम्हारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। एक्चुअली ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं।
कोई भी कोलिजन इलास्टिक 100% इलास्टिक नहीं होता और 100% परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होता, तो उसके बीच में जो कोलिजन होगा उसको इनइलास्टिक बोलेंगे। आई एम कमिंग टू दैट वन, जस्ट वेट। तो इलास्टिक में क्या होता है, जैसे ये कोई दो बॉडीज हैं U1 एंड U2, ठीक है, टकराते हैं, टकराने के बाद ठीक है दोनों अलग हो जाते हैं। फिर अब उनकी मासेस में तो चेंज होता नहीं है, लेकिन वेलोसिटी बदल जाती है, V1 एंड V2। तो अगर दो बॉडीज टकरा रही हैं M1 M2, कोलिजन के बाद दोनों अलग हो जाते हैं M1 M2, ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन। तो आप न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? पहला कंडीशन तो हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट इज मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही मोमेंटम बाद में भी होगा, दैट इज टोटल मोमेंटम फाइनल। आप कहेंगे फिर दूसरे में क्या फर्क है? दूसरे में फर्क ये है कि सपोज कर लो इसमें सेकंड वन ले लेते हैं, इसमें भी सेम थिंग है। सपोज कर लो दो बॉडीज हैं, उनकी वेलोसिटीज U1 एंड U2 है, मासेस M1 M2 है, मासेस में चेंज नहीं होते हैं, टकराते हैं और दो उसके बाद टकराने के बाद वेलोसिटीज बदल जाती हैं, V1 एंड V2 साइन के साथ लेंगे हम लोग, V1 एंड V2, ये बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आप कहेंगे ये भी तो सेम आपने डायग्राम बनाया। हाँ, डायग्राम सेम बनाया, लेकिन कंडीशन मैच नहीं करेगी। दैट इज टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट, ये तो लॉ है, तो हम हमेशा लगेगा चाहे कहीं कैसा भी कोलिजन हो। ओके, मतलब टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? चलो थर्ड वाले पे ही बता देते हैं, थर्ड वाला पहले क्या होगा। थर्ड वाले में सपोज को अगेन द सेम M1 एंड M2, वेलोसिटीज आर U1 एंड U2, दोनों में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज मर्ज कर जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बॉडीज स्टिक कर जाती हैं और इनकी वेलोसिटी जो है वो कॉमन हो जाती है। हाँ, मोमेंटम एक ही जैसा है, जैसे ये फर्स्ट कंडीशन इज नो प्रॉब्लम, दैट इज टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज अ लॉ, यूनिवर्सल लॉ, दैट इज टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल, टोटल मोमेंटम फाइनल। इज इट क्लियर? दैट इज ओके। तो फर्स्ट कंडीशन देखो ये लॉ है, वो सब में एप्लीकेबल है। थर्ड में तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिफरेंस ये है कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडी स्टिक कर जाती है, ठीक है। अगर मैं पहले वाला डायग्राम मैं बिफोर कोलिजन का ले रहा हूं, तो दूसरा वाला डायग्राम जो है वो आफ्टर कोलिजन का है, कोलिजन के बाद का है, आफ्टर कोलिजन। लेकिन अब आप कहेंगे पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है? देखो, कोलिजन के लिए क्या जरूरी होती है? वेलोसिटी। एक बात बताओ, अगर दो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं तो क्या टक्कर होगी उसमें? कभी नहीं होगी। कोलिजन के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि दोनों में से कम से कम एक तो मूव करना चाहिए, तभी तो आपस में टकराएंगे वो, ठीक है। तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो सेकंड कंडीशन इज, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में भी होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अरे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर वेक्टर मत लगा देना, वो स्केलर होता है, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। अब आप कहेंगे फिर दूसरे में क्या होगा? दूसरे में देखो, दूसरे में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है, नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। In fact, total kinetic energy initial is greater than total kinetic energy final. Now why? इसमें ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्यों नहीं है? देखो, इसमें जब कोलिजन हो रहा है ना पहले वाले में, तो उसमें और किसी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या है यहां पर, बट इन सेकेंड केस some initial energy, some initial kinetic energy losses in the form of heat or sound or light